हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी लॉ फॉरेंसिक मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जो प्रॉफ में हमारे पास फॉरेंसिक साइकाइट्री के मॉड्यूल के साथ पेयर अप करके आता है। लॉ के अंदर जो है वो हम लोग लॉ की को कौन सी बुक से पढ़ेंगे? लॉ को हम लोग एनआरए से पढ़ेंगे। हम इसमें पारिक को इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि जो पारिक है वो एक इंडियन ऑथर बेस्ड बुक है जिसके अंदर जो लॉ है वो भी इंडिया का लिखा हुआ है, तो हम लोग इसलिए एनआरए को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लॉ में सबसे पहले जिस चीज़ को हम लोग देखेंगे दैट विल बी लीगल प्रोसीजर्स। अगर हम लोग लीगल प्रोसीजर्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। इन सारी डेफिनेशंस को हम लोग आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आपने इन डेफिनेशंस को अच्छे से जो है वो याद कर लेना है। ठीक हो गया। अब इन डेफिनेशंस में कुछ डेफिनेशंस वाइवा के तौर पे भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपने इनको याद लाजमी करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस की क्या टाइप्स हैं, वारंट क्या होता है, वारंट की क्या टाइप्स हैं, समन क्या होता है, समन की क्या टाइप्स हैं। लेकिन ये वाली सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास असॉल्ट एंड बैटरी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वाइवा में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। ऑर्डिनेंस एक्ट में क्या डिफरेंस होता है आपको ये पता होना चाहिए। इंक्वेस्ट क्या होती है, इंक्वेस्ट की टाइप्स क्या होती हैं, इंक्वेस्ट के अंदर जो हमारे पास मजिस्ट्रेट और पुलिस इंक्वेस्ट है वो कौन से सेक्शन के अंदर आती है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है लॉ के ऊपर। जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, इसकी हर एक डिटेल जो है वो आपने अच्छे से कर लेनी है। लॉ की डेफिनेशन की, लॉ की टाइप्स की, ठीक है, टाइप्स की डिटेल की, और वो टाइप्स फर्दर आगे कितनों में डिवाइडेड है आपने वो सारा कुछ भी डिटेल से करना है। ठीक हो गया। लॉ की सारी टाइप्स करने के बाद यहाँ पर एक लेआउट ऑफ कोर्ट रूम बना हुआ है। जो लेआउट ऑफ कोर्ट रूम है ये ऑस्पी के अंदर एक स्टेशन आया हुआ होता है, तो आपने ये भी एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है। फिर आता है कोर्ट्स एंड देयर पावर्स। कोर्ट्स एंड देयर पावर्स की अगर बात करें तो एनआरए पे एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट सा बना होगा, यहाँ वहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो आपने वहाँ से देख लेना है। और उसके आगे जो डिटेल लिखी हुई है इसके अंदर ये बताया हुआ है कि कौन सा जो कोर्ट है वो ज़्यादा पावर में है और कौन से कोर्ट के पास कितनी अथॉरिटी है कि वो किस तरह की पनिशमेंट जो है वो किसी को दे सकता है और कितनी दे सकता है। तो ये वाली सारी डिटेल आपने देख लेनी कि कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर इस टाइप की पनिशमेंट देनी हो तो वो कौन से कोर्ट के अंदर होगी। ये वाली सारी आपने देखनी। जुवेनाइल कोर्ट किस एज के अंडर, कितनी एज के लोगों के लिए हो सकता है, ये वाली सारी चीज़ें आपने कवर कर ली। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप विप नहीं कर सकते हो। या आगे हम लोग फोरेंसिक सेक्सोलॉजी में भी इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लॉ के अंडर आता है। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप विप नहीं कर सकते, आपने ये देख लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लॉ ऑफ मेडिकल एविडेंस। मेडिकल एविडेंस, इसमें सबसे पहले आपने मेडिकल एविडेंस की डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन के बाद ये जो हमारे पास लीगल डिक्टेट्स हैं इसके फर्दर दो और तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि या तो लीगल डिक्टेट्स ऑफ एविडेंस बता दें, या प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस बता दें, या फिर कंडीशंस नेसेसरी फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस बता दें। ये तीनों एक ही क्वेश्चन, यानी कि इनका आंसर एक ही है और आपने ये तीनों अच्छे से कर लेनी है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ एविडेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू आपने ये कर लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस, मेडिकल एविडेंस, ओरल डॉक्यूमेंट्री, दोनों की आगे फर्दर प्रॉपर पूरी डिटेल आपने अच्छे से कर लेनी है। स्टेजेस ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस ये आगे लिखा हुआ है, मैं आपको आगे से दिखा देती हूँ। उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंस में। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनडायरेक्ट एविडेंस को कोर्ट के अंदर जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सिर्फ दो केसेस में इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन, और जब कोई भी हमारे पास एविडेंस जो है वो किसी बुक से रेफरेंस की गई हो उस एविडेंस की, तो उन केसेस के अंदर जो है वो आप कर सकते हो कोर्ट में इनडायरेक्ट एविडेंस को एक्सेप्ट। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने सारे एविडेंस की जो है वो डिटेल अच्छे से पढ़ लेनी है। फिर आ जाता है समन और सपना पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पूरी डिटेल में जो है वो एक दफा अच्छे से रीड कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। पीछे हम लोगों ने एविडेंस का एक क्वेश्चन छोड़ा था, दैट वाज रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ये वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने इस क्वेश्चन के स्टेप्स जो है वो अच्छे से कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपने इसको कर लेना है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास एविडेंस की फर्दर और भी टाइप्स हैं कि इंसेप्टिव एविडेंस होता है, कोरोबोरेटिव एविडेंस होता है, ये दोनों यूक्यूज हैं, आपने इन दोनों को कवर कर लेना है। फिर आ जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यूक्यू है, इन दोनों का डिफरेंस भी बहुत दफा पूछा जाता है। ठीक है, और इनका ऑस्पी में स्टेशन भी बन जाता है, तो आपने इसको अच्छे से कवर करना है और इसकी हर एक एक चीज़ को आपने याद कर लेना है। डाइंग डिक्लेरेशन होती क्या है, किन केसेस के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड होती है, ठीक है, फिर ऑस्पी में ही कैसे आ सकता है, ये वाली सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। फिर डाइंग डिक्लेरेशन को आपने कंपेयर भी करना है और उसका कंट्रास्ट भी करना है, यानी कि आपने उसके सिमिलैरिटीज़ भी लिखनी है और उसके डिफरेंसेस भी लिखने हैं। तो ये दोनों आपने करने हैं, लेकिन इसका डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यूक्यू है, तो ये आपने अच्छे से कवर कर लेना है। फिर आगे आ जाते हैं विटनेस पे। विटनेस की टाइप्स पर पूछी हुई है कि कौन कौन सी विटनेस होते हैं, ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि लाइक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डॉक्टर जो है वो हमारे पास कॉमन विटनेस भी और एक्सपर्ट विटनेस भी है, लेकिन इन सारे विटनेसेस की आपको डिटेल पता होनी चाहिए, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट के पीछे हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली थी, अब आगे हम लोग फर्दर उसकी डिटेल देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। चार इंपॉर्टेंट मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने कवर करने होते हैं, दैट इज मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल नोटिफिकेशन एंड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। ये भी एमसीक्यू के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सी हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो कॉन्फिडेंशियल है, कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन है, कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो, तो आपने इसको जो है वो एक दफ़ा रीड कर लेना है, कॉन्सेप्ट बना लेना और एमसीक्यू पॉइंट्स इसमें से उठा लेने अपने लिए।
ठीक हो, ये सारी इसी की डिटेल बताई हुई है, आपने एक दफ़ा इसको जो है वो अच्छे से देख लेना है। फिर आ जाता है लीगल यूज़ इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। ये वाला जो टॉपिक है इसको आप सिर्फ रीड ही कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो एविंग्स पोस्टुलेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रॉमाटोलॉजी के साथ भी आता है और लॉ के साथ भी आता है, ये दोनों केसेस में ही आ सकता है। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, उसके अलावा इस पर नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग करेंगे दैट विल बी ड्रग एक्ट। ठीक है, जो ड्रग एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको मोस्टली बच्चे स्किप कर जाते हैं, पर अगर आपने इसको रीड करना हो तो कर ले, क्योंकि इसमें से अभी तक सिर्फ 1 या 2 यूक्यूज़ ही आए हुए हैं और वही यूक्यूज़ रिपीट होते हैं, बाकी सारे इतना ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। तो आपने इसको अच्छे से एक दफ़ा जो है वो रीड कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट लगे तो आपने उसको कवर कर लेना है। अगर ड्रग एक्ट की बात करें तो ड्रग एक्ट में सबसे पहले ड्रग एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने ड्रग एक्ट बताया हुआ है कि कितने ड्रग एक्ट्स उन्होंने दिए थे। एक 1914 में दिया था, एक 1930 में दिया था और एक फिर 1940 में दिया था। फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं, तो ये देख लेना है आपने। फिर उसके बाद ड्रग की रजिस्ट्रेशन, ये यूक्यू है, आपने ये देख लेना है कि ड्रग की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। बाकी सारा इतना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रही हूँ। ये जितने भी सेक्शंस वगैरह हैं ये भी इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करें। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ दिस, के सबसे ज़्यादा डेंजरस जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो कौन कौन से हैं। दैट इज़ ये 3 कोका डेरिवेटिव्स, इंडियन हेम्प एंड ओपिएट्स। ये ऑस्पी में, वाइवा में और इवन एससीक्यू में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये वाला पॉइंट लाजमी करना है। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर ड्रग एडिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूक्यू है, ये आपने लाजमी करना है। हम लोग फार्मा में भी कवर करते हैं, लेकिन आपने इसको यहाँ पे लाजमी करना है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। फिर उसके बाद आगे जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, स्ट्रेटेजिक मेजर्स टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ डेंजरस ड्रग्स, ये आपने रीड करना है तो कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा हमारे पास डेंजरस ड्रग्स के रूल्स हैं, इसमें से हमारे पास सिर्फ कुछ रूल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, 8, 13, 14 एंड 17, और ये जितने भी रूल्स हैं ये 1930 वाले ड्रग एक्ट के अंदर आए हुए थे। तो ये वो वाले रूल्स हैं, इन रूल्स को अगर आपने रीड करना है तो आप कर सकते हैं, पर ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप इसको जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट करें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ना डेंजरस ड्रग रूल 14। इस डेंजरस ड्रग रूल 14 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वाइवा में पूछ लिया जाता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी ड्रग जो है उसको अपने पास स्टोर करता है, ठीक है, तो वो इस चीज़ के ऊपर उसके ऊपर ये पाबंदी है कि किसी भी टाइम पर कोई भी जो हमारे पास मजिस्ट्रेट है या फिर कोई भी हेल्थ ऑफिसर है वो आके सारा कुछ चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये वाली एक चीज़ जो है वो वाइवा में पूछ ली जाती है, इसको आप लोगों ने देखना है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास ड्रग एक्ट के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, सिर्फ वो भी कर लें ड्रग एक्ट के अंदर, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, बाकी उम्मीद है कि आपको इस सारी की समझ आ गई होगी। लॉ का जो बाकी पोर्शन है वो हम लोग दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।